देश के दूसरे सेक्टर्स की तरह रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से बदल रही है। अब लोग घर बैठे ही घर खरीदने लगे हैं। ऑनलाइन घर की बुकिंग 200% की दर से बढ़ रही है। हाल ही में टाटा हाउसिंग ने महज 3 से 4 दिनों में 50 से ज्यादा घर ऑनलाइन बेच दिए हैं। पहली बात यह है कि जो जैसे हम लोग का पहला इंटरेक्शन किसी भी आउटसाइड कस्टमर से अपने वेबसाइट के थ्रू होता है, तो हम लोग अब बहुत सारी लोगों ने अपने वेबसाइट को बहुत इंटरेक्टिव बना दिया है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, ऑनलाइन भी चीजें अवेलेबल हैं। तो जब कस्टमर एक बार सर्वे करता है तो उसको नेट के ऊपर जाके बाय एंड लार्ज मार्केट का सर्वे हो जाता है, जो कि पहले उसको घूम घूम के करना पड़ता था। एक जो मेजर वजह है वो कस्टमर चाहता है कि हम कंपनी से डायरेक्ट रिलेशनशिप में रहें और डायरेक्ट सब्सक्राइब करें। जब वर्ल्ड में हर चीज थ्रू इंटरनेट बिक रही है और बहुत महंगी चीजें बिक रही हैं, व्हाई नॉट होम्स ऑल्सो। तेजी से स्मार्ट होता जा रहा है रियल एस्टेट सेक्टर। मोबाइल ऐप्स के जरिए आपके और हमारे पॉकेट में समा गया है रियल एस्टेट सेक्टर। अब किसी प्रोजेक्ट की जानकारी लेना और उसे बुक करना हो गया है आपके बाएं हाथ का खेल। बस इसके लिए चाहिए एक स्मार्टफोन और बैंक अकाउंट में पैसे। जब इंटरनेट आना शुरू हुआ, इंटरनेट की पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो कुछ पोर्टल्स डेवलप हुए जैसे magicbricks.com, 99acres.com। इन्होंने प्रॉपर्टीज की सारी इन्फॉर्मेशन अपने पोर्टल पर डालनी शुरू करी। पर जैसे ही हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन्स का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, नहीं सिर्फ टीनेजर्स बल्कि मैच्योर्ड लोग जो कि हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं वो भी स्मार्टफोन्स का यूसेज कर रहे हैं। तो इन सब पोर्टल्स ने अपने अपने ऐप डेवलप कर दिए। मैजिक ब्रिक्स है, 99acres है, मकान.com है, काफी बिल्डर्स ने भी अपने ऐप बना दिए। तो आप अगर एक एरिया में अपनी प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं तो आप उस ऐप के थ्रू जैसे ही उसमें जाके सर्च करेंगे, वो आपकी लोकेशन को टैग करते हुए वहां पे कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके क्या रेट्स हैं, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, आपको सारी चीजें बतला देता। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं केवी डेवलपर्स के डायरेक्टर अमन अग्रवाल। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 24 में। थैंक यू। और मैं प्रॉपर्टी 24 और न्यूज 24 का धन्यवाद करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले हमसे सवाल पूछ रहे हैं मनोज कुमार है गुड़गांव से। जी, क्या जानना चाहते हैं मनोज आप? मैं एनसीआर में 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट में निवेश करना चाहता हूं। मेरे लिए क्या ऑप्शन है, बताइए। मनोज जी, पहले तो मैं कहूंगा आपका सवाल बहुत अच्छा है। जैसा आपका प्लॉट को खरीदने के संबंध में क्वेश्चन है, तो एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी एनसीआर में प्रोजेक्ट्स डेवलप होते हैं उनमें मैक्सिमम अवेलेबिलिटी फ्लैट्स की रहती है। बट जो आपका एक निवेश करने का सोच है प्लॉट में 100 स्क्वायर यार्ड के, 150 स्क्वायर यार्ड के, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा एक सोच है दोनों ही पैरामीटर पर। चाहे उसको आप निवेश की दृष्टि से देख रहे हो या भविष्य में अपना मकान बनाने की उस पर प्लानिंग करें। उसके लिए आपको, अगर मैं एरियाज की बात करूं, तो आप मानेश्वर, दारूहेड़ा, यमुना एक्सप्रेसवे, इन एरियाज की तरफ देखें। इन एरियाज में भी आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, डिफरेंट एरियाज को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उनको डेवलप होने में कितना समय लगेगा, कितना वहां से कनेक्टिविटी उन जगहों की है जिन जगहों का एक जरूरत होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया को डेवलप होने के लिए। इसके साथ ही साथ आपको अपना डिसीजन लेते समय मेरे ख्याल से और कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जो, ये तो एरिया की बात अभी तक हमने की, बट जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो सारी एमिनिटीज, वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो एक प्रोजेक्ट के लिए या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। इसकी जरूरत आपको दोनों ही मापदंडों पर देखने की है। अगर आप निवेश की दृष्टि से देख रहे हैं तो भी, और अगर फर्दर यूज के प्लानिंग से देख रहे हैं तो भी। तो उम्मीद करते हैं मनोज जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं पंकज रस्तोगी हैं भटिंडा से। जी, क्या जानना चाहते हैं पंकज आप? मैं 3 BHK फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। बेस्ट लोकेशन दिल्ली एनसीआर में बेस्ट लोकेशन बताइए क्या होगी, और 5 से 7 साल में मुझे अच्छा रिटर्न क्या मिल सकता है? पंकज रस्तोगी जी, जहां तक दिल्ली एनसीआर में निवेश का सवाल है, पहले आप अपना बजट रेंज अगर फिक्स करें, और अगर हम एज्यूम करें कि आपका बजट रेंज एक 30 लाख से 60 लाख के बीच का है, तो मेरे ख्याल से आपको ग्रेटर नोएडा एरिया में अपना एक चुनाव करना चाहिए। उसके मेरे ख्याल से 2 आपको रीजंस हो सकते हैं। एक तो जो आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, रिटर्न, आपको एक 25 से 30% का कंजर्वेटिव साइड पर रिटर्न आप एम्फेसाइज कर सकते हैं। दूसरा, टाइमली, लगभग 2016 और 17 में आप पोजीशन भी लेने की उम्मीद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक वाइबल इन्वेस्टमेंट वो आपके लिए हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि पंकज जी आपको अपने बेहतरीन ऑप्शंस मिल गए होंगे। अगला सवाल हमसे पूछ रही है वंदना सिंह है मुंबई से। जी, क्या जानना चाहती हैं वंदना आप?
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में या यमुना एक्सप्रेसवे में 2 BHK फ्लैट खरीदना चाह रही हूँ, बट डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सी लोकेशन बेस्ट है। वंदना जी, पहले तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे। इन दोनों एरियाज में हमें कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। पहले तो आपका प्रोडक्ट रेंज, बजट रेंज क्या है, उसके आधार पर भी एक डिफरेंशिएशन हो सकता है। और दूसरा डिफरेंशिएशन होता है कि आपको जो प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाह रही हैं वो कब तक आपको डिलीवरी लेने का जरूरत है, या आपका प्रोजेक्शन है, या आपकी सोच है। यमुना एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छी जगह है, और ग्रेटर नोएडा वेस्ट या ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वो भी जगह इन मापदंडों पर अच्छी उतरेगी। इसके अलावा अगर मैं कुछ और पॉइंट्स रखूं तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अगर हम बात करें तो वहां मेट्रो कनेक्टिविटी प्रपोज्ड है, जो एक इस अफोर्डेबल, इस रेंज के कस्टमर के लिए एक बहुत अच्छा, या किसी के लिए भी एक बहुत अच्छा कम्युनिटिंग का साधन होता है। और मेरे ख्याल से डेली लाइफ में 2 या 3 चीजों की मेन इंपॉर्टेंस होती है, जिनमें से एक कम्यूटिंग, दूसरा मेडिकल एड, तीसरा शॉपिंग एरियाज, और चौथा जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें हैं। तो इन चीजों के आधार पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट को हम एक थोड़ा कनेक्टिंग एरिया मान सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक चीज और भी इसमें आपको ऐड करने का होगा कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें तो वहां आपको 2016 और 2015 से पोजीशन मिलने स्टार्ट होने की संभावना है, और जिस एरिया में एक बार डिलीवरी इकट्ठे शुरू होती है उन्हीं एरियाज में वसीगत होना संभव होता है। तो वंदना जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक ईमेल हमें भेजा है, संजना पटेल है अहमदाबाद से। ये जानना चाहती है, मेरा बेटा नोएडा से MBA कर रहा है, उसके लिए मैं नोएडा या ग्रेटर नोएडा में एक स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदना चाहती हूँ। किस रेंज में मिल जाएगा इनको स्टूडियो अपार्टमेंट? संजना जी, पहले तो मैं आपके इस प्लानिंग के लिए, सोच के लिए आपको गुड विशेस देता हूँ। जहाँ तक स्टूडियो अपार्टमेंट का सवाल है, उसकी रेंज 15 लाख से और 13 लाख से शुरू होकर 25 लाख तक की रेंज में वेरी करती है। स्टूडियो अपार्टमेंट में भी डिफरेंट कैटेगरीज आप समझ सकते हैं। कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट्स सर्विसेज के बेस पर ज्यादा कैटेगराइज किए जाते हैं कि उनमें सर्विसेज किस लेवल की और कितनी आपको प्रोवाइड हो रही है, उनके बेसिस पर स्टूडियो की रेंज और कैटेगराइजेशन होता है। दूसरा और मेन पॉइंट लोकेशन का रहता है, एंड डेफिनेटली तीसरा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का। इसके बेसिस पर और अपनी रेंज के बेसिस पर आप वेरियस प्रोजेक्ट्स ग्रेटर नोएडा में और नोएडा में स्टडी कर सकते हैं, और दोनों ही जगह स्टूडियो अपार्टमेंट के ऑप्शंस भी सफिशिएंट हैं, और दोनों ही जगह स्टूडियो अपार्टमेंट लेना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सिर्फ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आपने आपको बताया कि आपके जो बेटे हैं वो नोएडा में MBA कर रहे हैं, तो उनके लिए नियरेस्ट और अप्रोचेबल जगह क्या हो, प्लस जिस एरिया में आप स्टूडियो लेना चाह रहे हो उस एरिया का इन टोटलिटी डेवलपमेंट इन फ्यूचर क्या प्रपोज्ड है। और एक और ईमेल हमें भेजा है, रोहित सक्सेना है पटना से। ये जानना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक 3 BHK घर NCR में ये बुक कराना चाहते हैं, लेकिन कहीं इन्होंने पढ़ा है कि रियल स्टेट रेगुलेशन आने के बाद घर खरीदना फायदेमंद रहेगा। क्या रेगुलेशन का इंतजार ये करें या फिर घर बुक करा लें? रोहित जी, आपका सवाल बहुत स्वाभाविक और इंटरेस्टिंग है। सभी लोगों का कहना है कि आज के डेट में निवेश एक अच्छा डिसीजन है फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स ऑल्सो, लॉन्ग टर्म गेन ऑल्सो, एंड ऑल्सो फॉर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। अब रही बात रेगुलेशन से संबंधित, आज अगर आप उस डिसीजन पर जाते हैं या आज से पहले जाते थे या रेगुलेशन के बाद भी जाएंगे, तो मेरे ख्याल से आपका इंडिविजुअल का एक जिम्मेदारी है कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों का, उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई कंपनी का कमिटमेंट लेवल, जितने भी प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स अभी तक उन्होंने रखे हों, उनके पूरे होने की एफिशिएंसी, उनके फर्दर प्रोजेक्शंस का आपको बखूबी जायजा लेना चाहिए, एज अ कंज्यूमर ऑल्सो, एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो। और आपको ये देखना चाहिए क्या लोग जो उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं वो उतने सेल्फ रेगुलेटेड और कमिटेड हैं कि आने वाले समय में रेगुलेशन पर भी और आज भी वो सही उतरेंगे। तो आपका आज का अपॉर्चुनिटी जो आपको निवेश करने से मिल सकता है वो भी लूज नहीं होगा, आप रेगुलेशन की दृष्टि से सेफ भी रहेंगे, एज वेल कोई भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव
किसी भी तरीके का अच्छा आएगा तो वो लोग भी और आप भी साथ में उसका वेलकम करेंगे। तो अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रॉपर्टी 24 में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।